हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 16 फेब के करंट अफेयर। आइए देखते हैं। पहली हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के बारे में, जिसको 15 फरवरी को मनाया गया। पहली बार 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस के रूप में इसको पहली बार मनाया गया था। और आज के टाइम में इस संस्था का जो नेटवर्क है वो 5 महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसमें 93 देशों में ये संगठन काम कर रहा है और 170 से अधिक इसके संगठन है जो कैंसर आउटरीच कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और कैंसर संस्थानों और बाल चिकित्सा कैंसर संस्था के रूप में पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों में जो कैंसर हो रहे हैं उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाया जाए। बच्चों को आसानी से उपचार उपलब्ध हो, दवाएं उपलब्ध हो, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उनका उनका जल्दी से जल्दी उपचार किया जा सके। इस दिशा में काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरो इंडिया 2023 के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अच्छा, इसमें हमने बोला था कि नेक्स्ट जनरेशन के जो लड़ाकू विमान है उसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक ट्रेनर, जिसका नाम है HLFT-42, उसकी भी प्रदर्शनी करी गई है, उसको भी शोकेस किया गया है। और जो HAL कंपनी है वो इनोवेट सहयोग नेतृत्व करें थीम पर केंद्रित अपने उत्पादों और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसकी जो श्रृंखला है, उसने जो विमान बनाए हैं, हथियार बनाए हैं, उसकी प्रदर्शनी कर रहा है। और जो HLFT-42 विमान है उसकी टैगलाइन जो दी गई है वो है तूफान आ रहा है। हम नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है। एक स्टार्टअप कंपनी है, बेंगलुरु में स्थित है, जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च। उसने भारतीय वायुसेना के लिए बनाया है ये ड्रोन। ठीक है, इस ड्रोन के माध्यम से विशेष वजन के बम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, निगरानी रखी जा सकती है और हमले के टाइम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा कहा भी गया है भारतीय वायुसेना के माध्यम से। भारतीय वायुसेना का भविष्य में ये भी कहना है कि ऑपरेशनल उच्च डेंसिटी वाला वार्मिंग यूएस जो मानव रहित हवाई प्रणाली है उसको भी शामिल करने की कोशिश करी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि 5 वर्षों में 2 लाख पंचायतों में एक नई प्राथमिक कृषि साख समिति की स्थापना कर दी जाएगी और उसके लिए मंजूरी दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये कृषि साख समिति क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर काम करती है, ग्राम पंचायतों में काम करती है, किसानों को अल्पकालीन और मध्यकालीन जो ऋण है वो प्रदान करती है। सबसे पहली जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति बनाई गई थी वो 1904 में बनाई गई थी और ये रिजर्व बैंक के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं ये सहकारी समितियां। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और जो समितियां हैं वो 25 विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। डेयरी और मत्स्य पालन को साथ साथ में कृषि से संबंधित सहकारी समितियों को जोड़ा जाएगा और योजना को संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण का लाभ उठाकर विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के साथ लागू किया जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उनके साथ में रिलेट करके इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। अच्छा, प्राथमिक कृषि साख समिति का उद्देश्य क्या होता है, अगर उसके ऊपर हम बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये होता है कि किसानों को ऋण मुहैया कराना। ठीक है, और उनके लिए पूंजी जुटाना, साथ में ही उनको पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति और विकास की व्यवस्था कराना। किसान जागरूक नहीं होता है तो उसको जागरूकता भी दिखाना, यानी उसको सही रास्ता भी दिखाने का काम करना है। सदस्य हैं जो ऋण ले रहे हैं उनको उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति कराना। ठीक है, और साथ में ही जो किसान के पास जमा राशि है उसको एकत्र करने का क्या लक्ष्य है, उसकी जो आदतें हैं उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है और कैसे बचत की जा सकती है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को कैसे ग्रोथ किया जा सकता है, इन सब पॉइंट्स को लेकर जो प्राथमिक कृषि साख समिति है वो काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैकाथॉन अग्रदूत 2023 के बारे में, जिसकी घोषणा करी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अच्छा, पहली जो ये वर्ल्ड हैकाथॉन है वो कब मनाई गई थी?
तो वो नवंबर 2021 में मनाई गई थी और जिसका जो रिजल्ट आया था वो जून 2022 में मनाया गया था। इसमें जो विजेता होता है उसको 40 लाख रुपए और जो उप विजेता होता है उसको 20 लाख रुपए। तो इस बार का जो अग्रदूत 2023 है उसकी थीम क्या है? समावेशी डिजिटल सेवाएं। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी 2023 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ने इसके 4 टॉपिक दिए हैं जिन पर विचार आमंत्रित किए जाएंगे पूरे विश्व से। ठीक है, और वो विषय क्या है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो दिव्यांगों के लिए ऐसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं होनी चाहिए जिसका वो आसानी से उपयोग कर सके, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि विनियमित संस्थाओं आर ई द्वारा अधिक कुशल अनुपालन की सुविधा के लिए रेक टेक समाधान, इस विचार पर इस टॉपिक पर विचार लिए जाएंगे। ऑफलाइन मोड में लेन देन सहित सीबीडीसी खुदरा लेन देन के लिए उपयोग के मामले और समाधानों की खोज करना थर्ड टॉपिक है। और फोर्थ टॉपिक है कि ब्लॉकचेन की प्रति सेकंड लेन देन और स्केलेबिलिटी में वृद्धि, इस टॉपिक पर बात की जा रही है। इस टॉपिक पर विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं पूरे विश्व के। और अगर अभी बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस, इजराइल सहित 22 और देश हैं जिनकी टीमों ने 363 प्रस्ताव भेजे हैं आरबीआई को, है ना। तो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपर मंच तैयार करता है आरबीआई, कुछ टॉपिक लेता है और उस टॉपिक के ऊपर पूरी दुनिया के विचार लेता है जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। और एक तरीके की प्रतियोगिता कराता है जिसका नाम है हैकाथॉन, वर्ल्ड हैकाथॉन, और जिसमें प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा ये घोषणा करा गया कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 25 से 26 के बीच में एक योजना चलाई जाएगी जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इसके लिए वित्तीय आवंटन भी कर दिया गया है 4800 करोड़ रुपए का। स्पेशली ये जो योजना है जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों के सहयोग के साथ में वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान के रूप में चलाया जाएगा। और पहले चरण में 663 गांव में ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च करा जाएगा। और इससे जो प्रभावित होंगे, जो लाभान्वित होंगे, वो कौन से जिले होंगे, वो कौन से राज्य होंगे, तो इसके बारे में कहा गया कि 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 19 जिले और 46 सीमावर्ती ब्लॉक हैं जहां पर इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। और स्पेशली बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के ऊपर काम किया जाएगा। अच्छा, ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं ये स्पेशली भारत के उत्तरी भूमि सीमा के ऊपर स्थित हैं, यानी भारत और चाइना के बीच का जो एरिया है उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऊपर बात करें तो सबसे पहले बजट भाषण 2022 में इसके लिए बात करी गई थी। और स्पेशली जो बॉर्डर भारत चाइना से शेयर करता है उससे जो सटे हुए गांव हैं उनके बुनियादी ढांचे में सुधार करने के बारे में बात की गई है। स्पेशली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार, आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण करने की बात की गई है जिससे कि उस गांव में आजीविका, सड़क संपर्क, आवास, ग्रामीण आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीविजन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की बात करी गई है। और इस विषय को लेकर जो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और चिली के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी को अनाउंसमेंट करी कि भारत और चिली के बीच में एक एमओयू पर सिग्नेचर हो जाएगा और एक ग्रुप का गठन किया जाएगा, चिली इंडिया एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप। ठीक है, और साथ में ही इस ग्रुप की जो बैठक होगी वो बारी बारी से दोनों देशों में होती रहेगी। स्पेशली ये जो ग्रुप है वो किस टॉपिक पर काम करेगा, तो जो योजनाएं बनाई जाएंगी उसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, उसको इवोल्यूट करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, उसके और साथ में ही लगातार कम्युनिकेट करने और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने, समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार वर्किंग ग्रुप के रूप में काम करेगा। साथ में ये 5 साल के लिए अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा, यानी 5 साल तक ये जो बैठक है वो होती रहेगी और 5 साल के लिए वर्किंग ग्रुप ये काम करता रहेगा। सहयोग के मुख्य क्षेत्र क्या होंगे या किस टॉपिक के ऊपर ये जो ग्रुप है वो काम करेगा, तो देखो सबसे पहले तो आधुनिक कृषि और विकास की जो नीतियां हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देना, जैविक उत्पादन को विकसित करने के जो उद्देश्य हैं, उनके जो पॉलिसीज हैं उनको आप लेन देन करना यानी आदान प्रदान करना।
भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में जो नए विचार हैं उनको बढ़ावा देना, और जो भी आम चुनौतियां हैं दोनों देशों से रिलेटेड, उनको विज्ञान और नए नए विचारों के साथ, नए विचारों के हेल्प के साथ में उसको शॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 के अंतर्गत। हमें पता है कि कृषि कार्य समूह की पहली जो बैठक है वो इंदौर में आयोजित की गई थी, जिसको स्टार्ट किया था हमारे जो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, तो अब इसका जो सेकेंड डे था उस पर जो ये डेलीगेसी थी वो मध्य प्रदेश का धार जिला है, वहां का एक गांव है सिलोतिया गांव। तो वहां पर वो गए और उन्होंने पाली हाउस का जो जैविक खेती है उसको देखा, और साथ में ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 3S टेम्पलेट भी जारी करा गया, जिसमें जिसका अर्थ है स्मार्ट, सर्व ऑल और सस्टेनेबल। ठीक है, और कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का क्या महत्व है, या ड्रोन से किस तरीके से कृषि को इम्प्रूव किया जा सकता है, इनहेंस किया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संयुक्त अभ्यास तरकश के बारे में, जिसका 6 नंबर का एडिशन स्टार्ट किया गया था चेन्नई में। 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया था और 14 फरवरी तक चला था। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF के बीच में कराया जाता है। अब इस बार का जो टॉपिक था वो था रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रक्रिया। ठीक है, जिसका उद्देश्य था कि किस तरीके से आतंकवादियों के रासायनिक और परमाणु हमले को बेअसर किया जाए, बंधकों को कैसे बचाया जाए, और कैसे उनके हथियारों को, रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय किया जाए। अगर रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हथियार के बारे में बात करें, यानी CBRN के बारे में अगर हम बात करें, तो ये सामूहिक विनाश के हथियार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों में है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2017 में सीरिया में सरीन गैस हमले के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। अगर रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल हथियारों के बारे में बात करें तो इनके अंतर्गत मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट, जैव रासायनिक हथियारों में एंथ्रेक्स, बेटोनिलम विष, प्लेग जैसे जैविक कारक, और रेडियोलॉजिकल हथियार में हथियारयुक्त रेडियोधर्मी अपशिष्ट और गंदे बमों के साथ साथ परमाणु हथियार भी शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रपति के रंग के बारे में। अच्छा, ये क्या है? तो राष्ट्रपति का रंग एक ध्वज है, जिसको पुलिस, अर्धसैनिक बल, सैन्य, इनको उनके विशिष्ट सेवाओं के लिए, उनके वीरता को प्रदर्शित करने के लिए और 25 वर्षों के निरंतर सेवा की समीक्षा करने के बाद प्रदान किया जाता है। तो इस बार राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया है हरियाणा पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। तो हरियाणा 10वां राज्य हो गया है जिसने राष्ट्रपति के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे प्राप्त किया है। इसके पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आसाम पुलिस को ये जो राष्ट्रपति का रंग है वो मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान के कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और ये किसकी मदद से किया जाएगा? तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स और राजस्थान सरकार के विज्ञान तकनीकी विभाग के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है, और ऐसा कहा गया है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र और तारामंडल ये होगा, जिसमें 35 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एयर इंडिया के बारे में, जिसने एयरबस और बोइंग के साथ 470 विमानों को खरीदने का सौदा किया है। 14 फरवरी को एयरबस और बोइंग से कुल 470 वाइड बॉडी और नैरो बॉडी प्लेन खरीदने संबंधी समझौते की पुष्टि कर दी गई है, और इसमें जो बेड़े को अपग्रेड करना और अपने संचालन का विस्तार करना, इस उद्देश्य से एयर इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। 470 नए विमानों के ऑर्डर में 250 एयरबस होंगे और 220 बोइंग से होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी के बारे में, जिन्होंने 14 फरवरी को नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीत लिया है, जो झारखंड के मोराबादी में खेला गया था। और इसके साथ में ही इन्होंने विश्व चैंपियनशिप और अगले साल होने वाला जो पेरिस में ओलंपिक है उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अक्षदीप सिंह ने शानदार रिकॉर्ड बनाते हुए जो पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक जीता, और महिलाओं के 20 किलोमीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाते हुए प्रियंका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसने
ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में शामिल किया है महिला क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को। ये ज्वाइन कर रही हैं स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोडिंग्स को। 5 महिलाओं का जो ये क्रिकेट नेटवर्क है, ये जो क्रिकेटर का साथ है, इससे द ड्राइव विद इन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये अपनी स्टोरीज, पर्सनल इनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी और साथ में ही भारत के लिए इन्होंने जब जो काम किया है, किस तरीके से अपनी खेल प्रतिभाओं को उभारा है, तो इससे प्रभावित होकर जो और भी खेलने वाले लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी प्रतिभाएं किस तरीके से बाहर निकल कर आएंगी, तो इसके लिए एक मंच प्रदान करने का काम किया जा रहा है। एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है इसे। विश्व प्रसिद्ध महिला क्रिकेटरों के उत्सव का प्रतीक है यह अभियान, और वर्षों के उनके जो उन्होंने कठिन ट्रेनिंग ली है और जो भी उन्होंने सीखा है, उसका एक मंच प्रदान करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय अमेरिकी मूल की राजनीतिज्ञ हैं निक्की हेली, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी करी है 14 फरवरी को। ठीक है, और इसके पहले वो 2 बार गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की तरफ से राजदूत भी रह चुकी हैं। ये 51 साल की हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है वो 5 नवंबर 2024 को होने वाला है। अगर निक्की हेली के बारे में बात करें तो इनका जन्म दक्षिण कैरोलिना के बामबर्ग में हुआ था और इनके माता और पिता पंजाबी सिख हैं। साथ में अगर इनके बारे में बात करें तो ये कैरोलिना जो राज्य है उसकी पहली महिला गवर्नर थी और राज्य का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी भी बनी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टर जावेद खान अमरोही के बारे में, जिनका 14 फरवरी 2023 को 70 साल की उम्र में निधन हो गया और इन्होंने चक दे इंडिया, अंदाज अपना अपना, लगान जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम करा था। 2020 में इनकी आखिरी मूवी आई थी आलिया और आदित्य राय स्टारर सड़क 2। लगान में अपनी शानदार भूमिका के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। लास्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज है जिसको हम देख लेते हैं। तो भारतीय टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्जा, उनको महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। नमामि गंगे मिशन 2 स्टार्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ये कहा जा रहा है, और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने की कोशिश करी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो पुणे स्थित कुडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट और मुंबई स्थित क्रेडिट गेट का पंजीकरण रद्द कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जो ये फाइनेंस बैंक है, इन्होंने जो आरबीआई के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे उनका उल्लंघन किया है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।